इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो किस तरह होगी। अब यहाँ पे जैसे कि आपको ग्लेवानोमीटर नज़र आ रहा है और एक यहाँ पे कॉइल लूप लिया हुआ है, कोई भी हम लोग तार ले लेते हैं उसको एक कॉइल की फॉर्म में, वो है। अब यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, एक लकड़ी का सिलेंडर है, ठीक है। उसके ऊपर हमने इस सोलेनाइड को जो है, या इस सोलेनाइड के अंदर हमने ये लकड़ी का एक ब्लॉक जो है वो अंदर डाल दिया, ठीक है। उसमें हम एक साइड को जो है वो साउथ पोल कंसीडर कर रहे हैं और एक को हम नॉर्थ पोल कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे आपको मैग्नेट नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि इस मैग्नेट को अब इसके करीब लेके आएगा, ठीक है। अब ये स्टेशनरी मैग्नेट है, ठीक है, मतलब अभी वो रेस्ट पोजीशन में है। मैग्नेट फर्स्ट केस जो है वो हमारे पास क्या है, व्हेन द मैग्नेट इज एट अ स्टेशनरी। देन अब क्या कर रहे हैं हम, आहिस्ता आहिस्ता इसको उस नॉर्थ पोल के करीब ले आएंगे, ठीक है। ये जो इसको हम लोगों ने नॉर्थ कंसीडर किया था, तो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो इसके करीब लेकर आएंगे। जब हम इसको इसके करीब लेकर आएंगे तो अब थर्ड फॉर्म देखो, तो यहाँ पे अब इन्होंने कहा वी मीन्स उसके क्या कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है या उसकी स्पीड के बारे में बता रहा है। तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एन और एन जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई मोशन ही नहीं हो रही है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट देख लो, ये जो इन्होंने ग्लेवानोमीटर अटैच किया हुआ है वो कह रहा है कि जब हम नॉर्थ और नॉर्थ यानी सेम पोल्स को एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे तो ग्लेवानोमीटर जो है उस पर कोई भी रीडिंग शो नहीं होगी, वो जीरो ही होगा। क्यों जैसे ही when the motion of the magnet stop, this proves that as long as the magnet keeps moving the current flow in the solenoid। अब ये थर्ड स्टेप के बारे में बता रहा है कि when there is no motion of the magnet, जब हमारे पास मैग्नेट का कोई भी मोशन ना हो या मैग्नेट हम उसको करीब उसको आगे पीछे ना करें। अब ये नजर आ रहा है यहाँ पे आपको, देखो ये येलो कलर्स जो इसमें मतलब क्या हो रहा है कि हाँ यहाँ पे अब क्या है, फ्लो स्टार्ट हो गई है कि जब हम मैग्नेट को कभी इसके करीब लेकर आएंगे और कभी इससे दूर करेंगे, जब मैग्नेट की मूवमेंट होगी तब इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट जो है वो हो रहा है। ग्लेवानोमीटर की निडल को देखो, वो भी आपके पास क्या आ रहा है, वो भी उसमें भी मूवमेंट आ रही है। अब अपोजिट पोल्स हैं, ठीक है, तो ये साउथ पोल हो गया, ये जो है हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल है। अब इन दोनों को वो कह रहा है, कंपैरिजन करवा रहा है कि किस तरह होगा। अब इन्होंने लिया वो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इन्होंने कंसेप्ट बताया कि ये किस तरह होगा। अब जो फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को अब वो बता रहा है कि फैराडे के एक्सपेरिमेंट में था क्या, वो क्या हमें बताना चाह रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें नज़र आ रहा है और साथ में यहाँ पे जो करंट किस तरह फ्लो करता है कंडक्टर में कॉइल के अंदर, वो भी इन्होंने यहाँ पर बताया है। इसमें देख लो कि इसके कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जब हमारे पास करंट किसी कॉइल के अंदर जब हम करंट को इंक्रीज कर देते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, के हमें जो है वो स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए होगा, जिसकी वजह से करंट की जो फ्लो है इस कॉइल के अंदर वो इंक्रीज हो सकती है, वो ज़्यादा हो सकती है। देन उसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग द मोशन ऑफ द मैग्नेट, कि जो मैग्नेट है उसकी मोशन या उसकी मूवमेंट जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, तेज़ होनी चाहिए, उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, तब हमारे पास ज़्यादा उसमें से जो करंट है वो इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होगा, इंक्रीज होगा। ये एरिया, इंक्रीज द एरिया और द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कि हमारे पास जो कॉइल प्रेजेंट है, अगर कॉइल में जो उसके ऊपर तार जितनी लिपटी होती है, जितनी ज़्यादा उस पर तारें या नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, उतना ही वो ज़्यादा करंट जो है उसमें से प्रोड्यूस होगा या ज़्यादा ही करंट वहाँ पे फ्लो करेगा। या अगर हमारे पास हम उसको लार्जर एरिया प्रोवाइड करेंगे तो फ्लो ऑफ करंट जो इंक्रीज हो रहा है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस चीज़ पे, उसके एरिया पे। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास यहाँ पे करंट जो है वो इंक्रीज होगा। अब फैराडे का कंसेप्ट है कि फर्स्ट केस अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, कि फैराडे ने कहा कि मेरे पास क्या है, अब ना तो मैग्नेट में जो है हमारे पास मैग्नेट जो हम इसको कॉइल के करीब लेके जाए, कॉइल भी अपनी जगह पे पड़ी हुई है, मैग्नेट भी अपनी जगह स्टेशनरी है, मतलब वो रेस्ट की फॉर्म में है। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स विद इन द कॉइल रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये जो कॉइल है इसके अंदर, क्योंकि जो इसके अपना जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स मौजूद है, या इसमें अपने जो मैग्नेट की जो क्वांटिटी मौजूद है या जितनी अमाउंट में मैग्नेट प्रेजेंट है इस कॉइल के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, वो वैसा ही रहेगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो द ग्लेवानोमीटर शो नो डिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे अब मैग्नेट जो है वो भी रेस्ट की फॉर्म में है, कॉइल भी रेस्ट की फॉर्म में है, दोनों को हम एक दूसरे के करीब अभी तक नहीं लेकर आए हैं। जब रेस्ट फॉर्म में होगा तो यहाँ पे ग्लेवानोमीटर जो है वो कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। अब सेकंड केस को देखो कि जैसे ही हम
व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग, अब मैग्नेट को हम मूव करवाएंगे, लेकर आएंगे किसके पास, इस कॉइल के करीब। बट व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल और वाइस वर्सा, कि जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लेकर आए या इससे पीछे की तरफ लेकर जाए, जो उसके अंदर अपना मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिज्म जो क्रिएट हुआ था वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस्ड, यानी जो इसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगी कॉइल के अंदर। इफ द सर्किट इज कंप्लीट, अगर ये सर्किट हमारे पास कंप्लीट होगा तो ईएमएफ की वजह से करंट जो है वो फ्लो होना शुरू करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर की जो निडल है उसमें भी हमें ये शो होगा कि हाँ यहाँ पे करंट जो है या मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड करंट है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो रहा है। अब इसको देखो, अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो अपनी जीरो से जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ आ गई है, उसमें डिफेक्ट हो रहा है, वो चेंज कर रही है अपनी डायरेक्शन को। और येलो कलर का जो आपको नजर आ रहा है, अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं कि अगर हमारे पास जो पोजीशन होगी मैग्नेट की, उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर की नीडल पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर नंबर वन देखो, जैसे ही हमारे पास मैग्नेट जो है वो रेस्ट की फॉर्म में होगा तो गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। लेकिन सेकंड पॉइंट देखो कि जैसे ही हम इस मैग्नेट को मूव करवाएंगे, करीब लेकर आएंगे इस कॉइल के, तो गैल्वेनोमीटर जो है उसकी नीडल जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी, एक डायरेक्शन में वो चली जाएगी। नंबर 3 पे कि जब हम व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी एट द सेम पोजीशन, यानी जब हम इसको इस मैग्नेट को इसी कॉइल के करीब लेकर आएंगे और फिर उसको मूव भी नहीं करवाएंगे और वो एक कांस्टेंट हम उसको उसके करीब ही रखेंगे, तो हमारे पास तब भी जो है गैल्वेनोमीटर में कोई भी उसकी रीडिंग नहीं आएगी। फिर जैसे ही हम इस मैग्नेट को, नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे ही हम इस मैग्नेट को पीछे लेकर जाएंगे उस कॉइल में से, हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो है वो रीडिंग तो देगा, लेकिन उसकी जो नीडल होगी वो किस डायरेक्शन में हो जाएगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हम उसको उसमें से पुश कर रहे हैं, उस मैग्नेट को जो है उस कॉइल के साथ जो उसको पुश कर रहे हैं, उससे दूर लेकर जा रहे हैं। तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर में डिफेक्शन तो आ रही है, नीडल जो है वो हमें रीडिंग दे रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में है। देन उसके बाद है कि फिर अगर मैं इसको पीछे की तरफ लेकर जाऊंगी और उसको फिर रेस्ट की फॉर्म में लिख दूंगी, मैं सेम पोजीशन पे उसको वहीं पे छोड़ दूं, तो मेरे पास गैल्वेनोमीटर से कोई भी रीडिंग जो है वहां पर शो नहीं होगी। और फैराडे लॉ है, फिर इसको इसी तरह करते हैं कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, कि जब हमारे पास अब मैग्नेटिक फ्लक्स असल में होता क्या है, जो उसके अंदर जितना भी अपना मैग्नेटिज्म जो प्रेजेंट होता है उसकी बात वो कर रहा है। अब मैग्नीट्यूड से उसके मैग्नीट्यूड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मीन्स उसकी स्पीड पे या उसके साइज पे, ईएमएफ पे, उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये जो कल हम एग्जांपल कर रहे थे कि पैरेलल जो लाइंस थी उसमें अगर हम किसी भी वायर को इन दो लाइंस के बीच में रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा। अब ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने दो रूल्स बताए थे कि हम किस तरह डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी करंट की, यानी द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये फ्लीमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, उसके थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ज़्यादातर ये मेथड जो है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं, बिजली जो जिसे हम वाटर मोटर होता है जिसे पानी हम निकालते हैं वो, या फिर जनरेटर्स के अंदर जो है ये मेथड होता है, ये प्रोसेस होता है। तो अब यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि ये इसका पूरा वो बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में आएगी और मोशन जो है वो थंब, आपका जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका क्या जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है उसके मोशन को, कि वो किस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है। और जो थर्ड वाली आपकी फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट को। फ्लीमिंग का राइट हैंड रूल, एक सेकेंड इसका पहले हम लोग ज़रा लेफ्ट हैंड रूल की तरफ इसको मैं एक्सप्लेन करके दूँ थोड़ा आप लोगों को। अच्छा, उसमें वो कह रहा है कि जो फ्लीमिंग का हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल है वो ज़्यादातर काम करता है किस चीज़ में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, यानी ये जो इसका रूल है ये फॉलो होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स में। और राइट हैंड रूल जो है वो जनरेटर में जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसमें। अब इसको देखो, ये आपको वही बताएगा, और ये हमारे पास जनरेटर है, इसमें ये इसके राइट हैंड रूल को फॉलो कर रहा है। अगर इधर अभी आप लोग देख लो कि जब ये मूव करता है तो ये जो आपके पास डायरेक्शन होगी ये वाली, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा।
और नीचे से जब ये मूव कर रहा होता है इधर, तो इधर से इसमें से क्या निकल रहा होता है, करंट निकल रहा होता है। और जब हम उसको ऊपर से जो है इस पर क्या होता है, मोशन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसको बैटरी के साथ अटैच किया है, तो इस पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आ रही है, तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, इसकी फोर्सेज उस पर अमल कर रही है। सेकेंड, अगर इसको हम लोग देख ले जनरेटर में हमारे पास जो ये फ्लेमिंग का प्रोसेस होता है, या भी आपके आगे वाले टॉपिक्स भी यही है, इसी से रिलेटेड है। तो इसमें अगर हम देखें जनरेटर में, तो इसको थोड़ा सा अब राइट हैंड रूल को आप देख लो कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है कि इफ द थंब, आपका जो ये थंब है ये किस चीज़ को कर रहा है, और फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड आर स्ट्रेच परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब आप इसको स्ट्रेच करोगे, यानी ऐसे उसको एक दूसरे से दूर लेकर जाओगे कि ये आपके जो थंब हो और आपका जो ये वाला फर्स्ट वाला जो फोर फिंगर है, इनके बीच में 90 का एंगल बन जाए, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तब आपका जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा आपके कंडक्टर के मूवमेंट को, यानी जब कि कंडक्टर में किस तरह वहाँ पे डायरेक्शन जो है, सॉरी, ये करंट जो है वो किस तरह मूव कर रहा है, या करंट की फ्लो जो है उस कंडक्टर के अंदर किस डायरेक्शन में है। अब इधर देख लो, ये जो इन्होंने एग्जांपल दिए, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है तार, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और इनके अंदर जो ये एक ट्यूब नज़र आ रही है, इसमें जो मोशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ये क्या है, फोर्स ऑफ फोर्सेज है, या फिर ये हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या इलेक्ट्रॉन की मोशन है, या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वो कह रहा है कि आपका जो फोर फिंगर है, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाली है ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो आपको बताएगी कि इंड्यूस्ड करंट जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है या बन रहा है, तो उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो है वो किस तरह है, ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड जो हमारे पास लॉ आती है वो है लेंस का लॉ, ठीक है। अब लेंस लॉ क्या है, लेंस लॉ जो है वो ज़्यादा फोकस करती है किस चीज़ पे, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इस पूरे सर्किट के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है, उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें जो लॉ बताती है, वो लॉ जो है वो क्या है, वो लेंस लॉ है। अब उसमें जो है ज़्यादातर हमारे पास ये क्या है कि इज सच दैट इट ऑलवेज ट्रेंड टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। ज़्यादातर इस लॉ का जो वो है कि मेन फोकस किस चीज़ पे है, कि आपके पास जो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस तो हो रहा है, उसकी डायरेक्शन हो तो रही है, उसके होने की वजह क्या है, वो आपको वो वजह बताता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लो इस फर्स्ट वाले में कि बाय अ लेंस लॉ के थ्रू मैग्नेट जो है वो हम इंसर्ट कर देंगे, कब, ये मैग्नेट उठा के हमने इसको इस कॉइल के अंदर इसको इंसर्ट कर देना इस सोलेनॉइड में, तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो क्या होगा, नॉर्थ पोल जो है वो इंड्यूस्ड होगा ऑन द राइट साइड पे, तो नॉर्थ पोल जो है वो राइट साइड की तरफ आ जाएगा ऑफ द कॉइल टू अपोज द इनकमिंग नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इनकमिंग मतलब सामने नॉर्थ पोल से जितनी भी उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, या मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल की तरफ, तो सारी वो उसी के ऊपर ही अपोज होगी, उसका मेन फोकस सिर्फ नॉर्थ पोल की तरफ ही होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग राइट हैंड ग्रिप रूल को फॉलो करेंगे, उसको देखेंगे, तो उसके थ्रू हमारे पास इंड्यूस्ड करंट जो है वो किस तरह होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, सो द पॉइंटर डिफेक्ट टू राइट, कि जब वो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वो उसको अपोज कर रहा है ना, अपोजिटली उस पर अफेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो किस में हो जाएगा, वो राइट साइड पे हमें नजर आएगा। सेम अब हम ऐसे देखते हैं नेक्स्ट पे कि जब इस मैग्नेट को हम करते हैं विड्रॉ फ्रॉम द, जब इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, सोलेनॉइड में से, तो उसका जो साउथ पोल है वो क्या हो जाता है, वो इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। साउथ पोल इंड्यूस्ड होगा तो यहाँ पे अब उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी आउटकमिंग नॉर्थ पोल, क्योंकि वो जितनी भी फोर्सेस साउथ पोल पे अब इंड्यूस्ड हो रही होती है वो कहाँ से निकलती है, वो इस नॉर्थ पोल में से निकल रही होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्योंकि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, तो इसकी सिंपल सेम डायरेक्शन आएगी हमारे पास। तो इसमें जो ग्लोवानोमीटर है वो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट साइड पे ये इंडिकेट करेगा, ग्लोवानोमीटर इसकी रीडिंग हमें लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम देखते हैं कि हमारे पास मोर काउंटर फोर्सेस इज डेवलप्ड व्हेन द स्पीड ऑफ द कंडक्टर मैग्नेटिक फोर्स द कंडक्टर साइज और कंडक्टिविटी इंक्रीजेस।
कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर के अंदर उसका मैग्नेटिक फील्ड या उसमें जो करंट की फ्लो है वो किस तरह इंक्रीज हो सकती है, तो वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे, वो उस कंडक्टर के साइज पे डिपेंड करती है कि किस तरह का कंडक्टर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो है ये जो लेंथ लॉ है ये ओबे करता है किस चीज़ को, न्यूटन के थर्ड लॉ को। न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या बोलता है, वो कह रहा है कि हर एक एक्शन जब होगा तो ऑलवेज उसके सामने कोई ना कोई अपोजिट, उसके अपोजिट में कोई रिएक्शन होगा, लेकिन उनकी जो अमाउंट होगी वो क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप लोग इसको देखो तो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसके करीब एक मैग्नेट फील्ड जो है वो आ रही है। तो इसमें जो फोर्सेस है वो दो तरह से आ रही है, एक तो मैग्नेट की वजह से इसमें मूवमेंट हो रही है, दूसरा इसके अंदर कंडक्टर के अंदर करंट भी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। दो चीज़ें हो रही है, एक करंट की फ्लो होगी और दूसरा जो है मैग्नेट की वजह से भी उसमें उसकी डायरेक्शन जो है या इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही होगी। तो ये जो हमारे पास येलो है ये क्या है, हमारे पास मूविंग कंडक्टर है कि मैग्नेट अपनी जगह है लेकिन हम मूव किसको करवा रहे हैं, कंडक्टर को कभी आगे और कभी मतलब पुल करेंगे और कभी उसको पुश करेंगे। और ये मैग्नेट है तो इसमें हमारे पास जो फोर्सेस है ये लाइंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये मैग्नेटिक फोर्स की लाइंस हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ आ रही है, जैसे कि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये अब उस चीज़ को भी ओबे कर रहा है, किस तरह कर रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास ठीक है कि एनर्जी जो है ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही कभी भी एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम डिफरेंट एनर्जीज के किसी भी सिस्टम की जितनी भी एनर्जीज होंगी जब हम उनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी उस सिस्टम के लिए। तो ये पूरा एक उन्होंने अब यहाँ डायग्राम के थ्रू बताया है। इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, एक मैकेनिकल वर्क हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक मशीन, हम लोग एक मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं ना, तो एक मैकेनिकल वर्क हो रहा है अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्सेस, ठीक है, कि एक मैग्नेट एक फोर्स जो है वो अपोजिट, दो फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के अपोज में या अपोजिट में एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से। एक मैग्नेट को जब हम उसको करीब या उससे दूर लेकर जाते हैं उससे, तो ये वर्क जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इंडिकेट हमें ये कैसे पता चलेगा, जब यहाँ पे किसी भी सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लो करेगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ एक मैकेनिकल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो है एंड में उन्होंने पूरा ओवरऑल बताया कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ समझ में आई है। इसमें इन्होंने कहा है कि वन एवर के अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर दें, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज कर दें, यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग चेंज करेंगे जिसका लिंक किसके साथ हो, कॉइल के साथ हो, तो वहाँ पे जो ईएमएफ होगा वो क्या होता है, वो इंड्यूस्ड होता है। फिर सेकंड पॉइंट ये है कि फैराडे के अकॉर्डिंग, जो फैराडे लॉ था उसमें वो कह रहा है कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, कि हमारे पास मैग्नेट और कॉइल के बीच में जो है वो अगर वो एक रेस्ट की फॉर्म में होगा तो उनके बीच में कोई भी जो है वो मोशन नहीं होगा। उनका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कॉइल का अपना वो क्या होता है, वो रिमेन्स कांस्टेंट ही रहता है। तो इसकी वजह से ग्लवानोमीटर जो है वो कोई भी डिफेक्शन को शो नहीं करेगा। फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड के अगर हम उसकी स्पीड फाइंड आउट करना चाहें, जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि हम जब हमारे पास ये जो कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसका लिंक, यानी जब डायरेक्टली मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास वहाँ पे कितने मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आता है, वो हमें बताता है इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड को या उसकी स्पीड बताता है। फिर उसके बाद नंबर 4 पॉइंट ये है कि हमें ये चीज़ भी कंफर्म हो गई है कि फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसमें वो कह रहा था कि जो हमारे पास थंब है, हमारा अंगूठा या हमारी जो 4 फिंगर है या मिडल फिंगर है, अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे किस तरह, जब वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तो हमारा थंब जो है वो डायरेक्शन बताएगा हमें कंडक्टर के मूवमेंट की, ठीक है, यानी उसमें जो फोर्स मूव कर रहा है या इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो किस तरह होगी। देन 4 फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और हमारा जो मिडल फिंगर है वो हमें बताएगा कि यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट जो है उसकी फ्लो कितनी है। उसके बाद जो हमारे पास लेंस लॉ है, लेंस लॉ हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है, वो हमें डायरेक्शन बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जो कि हमेशा क्या होना चाहिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किस वजह से उस कंडक्टर के अंदर जो है वो कॉज हो रही है, किस वजह से वो इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो उसकी वजह वो हमें बताता है, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें से कोई क्वेश्चन, कोई चीज अगर समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ लो, तो मैं दोबारा वो बता देती हूँ। आयशा, याकूब, फरहान, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ इसमें से कोई चीज जो समझ ना आई हो। जी 10th क्लास, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो, कोई चीज जो समझ ना आई हो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है? अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई सोलेनॉइड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई एक सोलेनॉइड है, इधर से मैं ले रही हूँ, एक मैग्नेट है मेरे पास, उस मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है और यहाँ से ये भी इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इस मैग्नेट को इसके करीब लेके आ रही हूँ, इस मैग्नेट के करीब। जब मैं इसको इस मैग्नेट के करीब लेकर आऊंगी, अब यहाँ पे जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्रिएट तो हो रहा है, लेकिन वो किस फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अब यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ तो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की क्रिएट हो तो रही है, लेकिन जो ग्लोवानोमीटर है वो जब हमें ये बताएगा तो ये इसकी किस चीज में चला जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस चीज में है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। फिर अगर मैं इस मैग्नेट को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाऊंगी, जब मैं इसको पीछे की तरफ लेकर जाऊंगी, अब इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल इससे दूर हो रहा है। ठीक है, नॉर्थ पोल इससे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। जब नॉर्थ पोल इससे दूर जाएगा तो ग्लैवानोमीटर पे मेरे पास डिटेक्शन जो है वो किस तरफ हो जाएगी, वो लेफ्ट पे हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन अब किस तरह हो जाएगी, इस डायरेक्शन को हम कहेंगे ये होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी बात आ गई समझ फरहान? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, इस तरह कह यस रहा है सर। कि अगर वो क्योंकि ये सेम है ना, नॉर्थ नॉर्थ पोल, ये कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी इनके अंदर जो है ईएमएफ प्रोड्यूस तो हो रही है ना, इलेक्ट्रोमोटिव जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इसमें क्रिएट हो रही है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में हो रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। फिर जैसे ही मैं इसको इससे दूर करूंगी तो इनमें ईएमएफ अभी भी प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी।